उत्पादक के व्यवहार और पूर्ति की जब बात करते हैं तो पूर्ति वाला जो टॉपिक है ना, वो बाकी सबसे अलग और बहुत ही इंपॉर्टेंट अलग निकल के आता है और इससे क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा बनते हैं। पूर्ति सप्लाई, आपने मांग का जो टॉपिक पढ़ा है ना, उसका बिल्कुल उल्टा है। मांग कौन करता है? उपभोक्ता करता है, जो चाहता है कम कीमत पे ज़्यादा सामान मिले। पूर्ति उत्पादक करता है, वो जाता है कि ज़्यादा कीमत पर ज़्यादा सामान बेचे। तो पूर्ति क्या है, पूर्ति की लोच क्या है? तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि सीयूटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। तो पूर्ति क्या होती? किसी वस्तु की पूर्ति का मतलब होता है पूर्ति उन वस्तुओं की वह मात्राएं हैं जो विक्रेता वस्तु की निर्धारित कीमत पर बेचने के लिए तैयार रहते हैं। ये यूं समझ लो कि किसी वस्तु की विभिन्न कीमतों पर बेची गई या बेची जाने वाली वह मात्रा, ठीक है, बेची जाने वाली वह मात्रा होती है। इसको कह रहे हैं कि किसी वस्तु की पूर्ति से अभिप्राय वस्तु की उन मात्राओं से है जिन्हें एक विक्रेता विभिन्न संभव कीमतों पर बेचने के लिए क्या होता है? तैयार होता है। निश्चित समय में बेचने के लिए तैयार होता है, निश्चित कीमत पर और वस्तु की मात्रा। इन तीनों पॉइंट से जोड़ के पूर्ति बनती है। अगर परिभाषाओं की बात करें, प्रोफेसर थॉमस ने कहा है वस्तु की पूर्ति वह मात्रा है जो एक बाजार में किसी निश्चित समय पर विभिन्न कीमतों पर बिकने के लिए प्रस्तुत की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्ति कहते हैं। अब पूर्ति के प्रकार, क्योंकि जो पूर्ति होती है विक्रेता बेचता है, एक विक्रेता बेचता है तो उसको बोलते हैं व्यक्तिगत पूर्ति। और बाजार में एक विक्रेता तो साफ होता नहीं भाई, विक्रेता कई सारे होते हैं, तो सभी विक्रेताओं की पूर्ति को योग करेंगे तो होता है बाजार पूर्ति। तो हमारा व्यक्तिगत पूर्ति मतलब कि वस्तु की वह मात्रा जिन्हें एक विक्रेता विभिन्न संभव कीमतों पर निश्चित समय पर बेचने के लिए तैयार होता है, व्यक्तिगत पूर्ति कहते हैं। एक विक्रेता, जबकि सभी विक्रेता बाजार में उपस्थित सभी फर्मों यानी कि सभी विक्रेताओं के द्वारा वस्तु की वह मात्रा जो उसकी संभव कीमतों पर बेचने के लिए तैयार होता है, उसे बाजार पूर्ति के नाम से जानते हैं। पूर्ति तालिका, पूर्ति तालिका वस्तु की कीमतों और उस कीमतों पर बेची जाने वाली मात्राओं को दर्शाता है। मतलब एक ऐसी तालिका जहां पर कीमत और बेची जाने वाली मात्रा को दर्शाया जाता है। एक व्यक्ति की पूर्ति की मात्रा को, बेचने वाली मात्रा को जब दर्शाया जाता है तो होता है व्यक्तिगत पूर्ति तालिका, जहां पर एक विक्रेता की विभिन्न संभव कीमतों पर उसकी बेची जाने वाली मात्रा को दर्शाया जाता है। जबकि बाजार पूर्ति तालिका के अंदर बाजार में उपस्थित जितने भी विक्रेता होते हैं, उन विक्रेताओं के द्वारा बेची जाने वाली मात्राओं का कुल योग दर्शाया जाता है, उसे बाजार पूर्ति तालिका कहते हैं। और तालिका से बनता है वक्र। वक्र तालिका का एक चित्रमय रूप होता है। जब तालिका को चित्र के माध्यम से, वक्र के माध्यम से दर्शाया जाता है, द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द शेड्यूल इज नोन एज सप्लाई कर्व। तो क्योंकि पूर्ति तालिका दो प्रकार से बनती है, तो पूर्ति वक्र भी दो प्रकार से बनेगा, व्यक्तिगत पूर्ति वक्र और बाजार पूर्ति वक्र। व्यक्तिगत पूर्ति वक्र में केवल एक व्यक्ति की पूर्ति की मात्रा को दर्शाई जाती है। जब इसको बनाया जाता है तो यहां पर हम दर्शाते हैं वस्तु की कीमत को, यहां पर हम दर्शाते हैं वस्तु की पूर्ति की मात्रा को। कीमत कितना है? 2 से धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो यहां पर होंगे 2, ये हो गया 4, 6, 8, 10। यहां पर पूर्ति की मात्रा है 10-10 के अंतर पे है, तो ये हो गया 10, 20, 30, 40, 50 और ये हो गया 60। तो ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। पूर्ति की मात्रा 2 पर 10 है, तो 2 पर कितना है? 10, और 10 पर कितना है? 50 है। इसका मतलब ये होता है ये नीचे से ऊपर को चढ़ता होता है, ये हो गया आपका सप्लाई कर्व। ये एक व्यक्ति का होता है। जब बाजार में उपस्थित सभी व्यक्तियों के, सभी विक्रेताओं की पूर्ति की मात्रा को एक साथ एक वक्र में दर्शाया जाता है, तो जो वक्र निर्धारित होता है इसको बोलते हैं बाजार पूर्ति वक्र, जो सभी विक्रेताओं के पूर्ति की मात्रा को एक साथ दर्शाता है। अब विक्रेता केवल कीमत के आधार पर वस्तु बेचता है, ऐसा नहीं है। जब एक विक्रेता वस्तु को बेचता है तो उसको बहुत सारी चीजें प्रभावित करती हैं। इसका मतलब साफ है, वस्तु की पूर्ति की मात्रा और उस पूर्ति को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के बीच के संबंध को पूर्ति फलन कहते हैं। और वस्तु को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उसमें सबसे पहले है वस्तु की कीमत। किसी वस्तु की कीमत जितनी ज्यादा होती है, पूर्ति की मात्रा भी बढ़ती है। वस्तु की कीमत कम होने के साथ साथ वस्तु की पूर्ति भी कम हो जाती है। संबंधित वस्तु की कीमतें, वस्तु की पूर्ति संबंधित वस्तु की कीमतों से होती है। अगर संबंधित वस्तु की कीमतें कम होती है तो हमारी वस्तु की पूर्ति क्या हो जाती है?
बढ़ जाती हैं। ठीक है, उत्पादन साधनों की कीमत, उत्पादन के साधनों से वस्तु का उत्पादन होता है और उत्पादन साधनों की कीमतें बढ़ती हैं तो उत्पादन लागत बढ़ जाती हैं और लागत के बढ़ने से पूर्ति की मात्रा भी कम हो जाती है क्योंकि लाभ कम होता है। वहीं पर उत्पादन साधनों की कीमतों में कमी आती है, इससे लागतों में कमी होगी, लागत कम होगी तो पूर्ति की मात्रा बढ़ेगी क्योंकि लाभ बढ़ रहा है। उत्पादन की तकनीक जितनी ज्यादा न्यू होगी, ब्रांड न्यू होगी, पूर्ति की मात्रा बढ़ेगी। उत्पादन की तकनीक अगर पुरानी हुई तो पूर्ति की मात्रा भी कम हो जाती है। फर्मों की संख्या जितनी अधिक होती है वस्तु की पूर्ति बढ़ जाती है, फर्मों की संख्या कम होती है तो पूर्ति कम हो जाती है। फर्म का उद्देश्य सब बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्म का उद्देश्य दो प्रकार का हो सकता है। फर्म का उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ कमाना और दूसरा उद्देश्य होता है अधिकतम विक्रय करना। अगर अधिकतम लाभ कमाना उद्देश्य है तो वो हमेशा अधिक कीमत पर ही वस्तु की अधिक मात्रा कम होगा, कीमत कम होने पर पूर्ति कम कर देगा। जबकि अगर विक्रय अधिक विक्रय करना है तो चाहे कीमत घटे या बढ़े उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने वस्तु की विक्रय जारी रखता है क्योंकि वो समाज के हित के लिए काम कर रहा है। भविष्य में संभावित कीमत, अगर विक्रेता को लगता है भविष्य में वस्तु की कीमत कम होने वाली है तो वर्तमान में वस्तु की पूर्ति बढ़ा देगा। अगर लगता है भविष्य में कीमतें बढ़ने वाली है तो अभी वर्तमान में जो पूर्ति कम कर देगा। सरकारी नीतियां जिसमें टैक्स हो जाता, अलग अलग प्रकार की नीतियां होती, आयात निर्यात नीति होती, उससे भी पूर्ति पर असर पड़ता है। पूर्ति का नियम, लॉ ऑफ सप्लाई। पूर्ति का नियम जिस प्रकार से मांग का नियम था उसी प्रकार से पूर्ति का नियम है। यह भी एक कैसा कथन है, ये एक गुणात्मक कथन है जो केवल कीमत और पूर्ति की मात्रा के बीच में संबंध बताता है, इसलिए इसको गुणात्मक कथन के नाम से जाना जाता है। पूर्ति का नियम ये बताता है कि वस्तु की कीमत में और पूर्ति की मात्रा में प्रत्यक्ष संबंध होता है। प्रत्यक्ष संबंध का मतलब समझते हो, अगर वस्तु की कीमत में वृद्धि हुई तो वस्तु की पूर्ति भी बढ़ेगी और वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है तो पूर्ति की मात्रा भी कम हो जाएगी। और इसी के लिए इसका मतलब होता है अगर अन्य बातें समान रहने पर, इसको क्या बोलते हैं अन्य बातें समान, बार बार बता रहा हूं, इसको बोलते हैं सेटेरस परिवस, कई बार इसके बारे में पूछा जाता है। और इसी कारण से पूर्ति जो वक्र होता है वो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता और चढ़ता हुआ नजर आता है। पूर्ति के नियम की मान्यता है अन्य बातें स्थिर रहे, तो अन्य बातें स्थिर रखना ही मान्यता है। मतलब विक्रेताओं और क्रेताओं की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, स्थानापन्न वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, उत्पत्ति के साधनों की कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तकनीकी ज्ञान के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, सरकारी नीति में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, क्रेता विक्रेताओं की रुचि, आदत, फैशन आदि में भी कोई परिवर्तन नहीं होते। लेकिन क्या पूर्ति का नियम हर जगह लागू होता है? तो आंसर होगा नहीं। कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिसको अपवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवाद बोलते हैं, जहां पूर्ति का नियम लॉ ऑफ सप्लाई लागू नहीं होता है। जैसे कृषि वस्तुओं पर यह नियम लागू नहीं होता है क्योंकि अधिक कीमत पर विक्रेता अगर अधिक कीमत, कृषि को अधिक कीमत पर नहीं बेचा सकता। सरकारी नीतियों के कारण कृषिगत वस्तु को कम कीमत पर भी बेचना पड़ता है। नाशवंत वस्तुओं पर यह नियम लागू नहीं होता कि वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो ही, जैसे सब्जियां हैं, अब वस्तु की कीमत जैसे जैसे समय चलता जाता है सब्जियों की कीमत कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि ये नाजवान है, एक समय के अगर आज आप बेच नहीं पाओगे कल ये खराब हो जाएंगी, तो कम कीमत पर भी इनको बेचना पड़ जाता है। सामाजिक प्रतिष्ठा वाली वस्तुओं में भी ये नियम बिल्कुल लागू नहीं होता है। अब बात करते हैं पूर्ति में परिवर्तन। मैंने भी कहा कि अगर कीमत में बहुत सारे ऐसे चीजें जो पूर्ति को प्रभावित करती है, प्रभावित करने का मतलब होता है पूर्ति को परिवर्तन करती हैं, तो जो पूर्ति में परिवर्तन होता है वो दो प्रकार से होता है। एक, वस्तु की कीमत में अगर परिवर्तन होता है तब होता है। दूसरा, कीमत को छोड़ के अगर अन्य कारकों में परिवर्तन होता है तो होता है। तो कीमत में परिवर्तन होने पर पूर्ति वक्र पर संचलन होता है और कीमत के अतिरिक्त अन्य कारकों में परिवर्तन होने से पूर्ति वक्र का खिसकाव होता है। सबसे पहले पढ़ते हैं नंबर 1, पूर्ति वक्र पर संचलन। अगर अन्य कारकों में कोई परिवर्तन ना हो तो वस्तु की कीमत के घटने या कीमत के बढ़ने से पूर्ति में भी परिवर्तन होता है। इससे पूर्ति वक्र ऊपर या नीचे की ओर संचलित होता है, जिसको पूर्ति वक्र पर संचलन के नाम से जानते हैं। मतलब होता है कीमतों में फर्क पड़ रहा है, बाकी कोई चीज फर्क नहीं पड़ रहा है, कीमत कम हो रहा है या बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में दो प्रकार का परिवर्तन होता है, एक पूर्ति का विस्तार और दूसरा होता है पूर्ति का संकुचन। जब हम पूर्ति के विस्तार की बात करते हैं तो ये एक ऐसी स्थिति होती है जहां वस्तु की कीमत के बढ़ने से उसकी पूर्ति में वृद्धि हो जाती है। मतलब पहले कीमत जितनी थी 10 रुपए और पूर्ति हो रही थी 20 यूनिट की,
और कीमत बढ़ के 15 रुपए होगी और पूर्ति बढ़ के 30 रुपए हो गई। इसका मतलब होता है वस्तु की कीमत के बढ़ने से पूर्ति की मात्रा बढ़ती। इस स्थिति में जो वक्र पहले इस स्थिति को दर्शा रहा था, अब यहां पर तो वक्र वही है, तो अपनी जगह से बस संचालित होकर ऊपर की ओर चला गया। वहीं पर वस्तु की कीमत के कम होने से उसकी पूर्ति भी कम हो जाती है और ये जो पहले यहां था वो चल के कहां जाता है, नीचे की ओर आ जाता है। इसको बोलते हैं पूर्ति का विस्तार, इस स्थिति को बोलते हैं पूर्ति का संकुचन, जहां पर केवल कीमत का ही फर्क पड़ता है, अन्य स्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जबकि कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों में परिवर्तन के कारण में जो परिवर्तन होता है उसको पूर्ति वक्र का खिसकाव होता है यहाँ, क्योंकि यहाँ पर पूर्ति वक्र जहां होता है, मान लो ये पूर्ति वक्र है, यहां से या तो नीचे की ओर चला जाता है या तो ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है, यानी कि अपनी जगह छोड़ देता है, इसलिए बोलते हैं खिसकाव करना। और ये जो परिवर्तन होता है कीमत में नहीं होता है, कीमत अपनी जगह पर स्थिर रहती है। कीमत में स्थिर रहने के बावजूद अन्य कारकों में, जैसे तकनीकी प्रगति या तकनीक में परिवर्तन होने से, उत्पादन के साधनों में कमी वृद्धि होने से, स्थानापन्न वस्तुओं की साधनों कीमतों में, उत्पादों के उद्देश्य में परिवर्तन होना, उद्योग की फर्मों में कमी या वृद्धि होना, भविष्य में वस्तु की कीमत घटने या बढ़ने की संभावना होना, करों में कमी या वृद्धि होना, अनुदान में कमी या वृद्धि होना, इस प्रकार से इन सब कारक, यहाँ पर कीमत का कोई रोल नहीं होता है, अन्य कारकों का रोल होता है। ऐसे में जो परिवर्तन होता है दो प्रकार से, पूर्ति में वृद्धि और पूर्ति में कमी। कीमत अगर अपनी जगह पर स्थिर रहे और अन्य कारकों में धनात्मक परिवर्तन हो, जैसे सरकार ने करों में कमी कर दी, अनुदान में वृद्धि कर दी, तकनीक में सुधार हो गया, उत्पादन के साधनों में की कीमतों में कमी हो गई, तब वस्तु की पूर्ति की मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि लाभ में वृद्धि होता है। तो जब पूर्ति की मात्रा में वृद्धि होती है, देखिए कीमत अपनी जगह पर, ये पूर्ति की पहले थी, अब ये खिसक के आगे की ओर आ गया है, मात्रा में वृद्धि हो गई। जबकि अगर अन्य कारकों में नकारात्मक परिवर्तन होता है, ठीक है, तो उस स्थिति में पूर्ति वक्र अपनी जगह से ऊपर की ओर चला जाता है, इसको बोलते हैं पूर्ति में कमी होना। अब बात करेंगे पूर्ति की लोच। पूर्ति की लोच का मतलब होता है अगर कीमत में परिवर्तन हो रहा है तो पूर्ति में भी परिवर्तन हो रहा है, जाहिर सी बात है, लेकिन कितना, तो ऐसे में कितना परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, तो वो बता रहा है पूर्ति की लोच, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, शॉर्टकट में ईएस लिखा जाता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परिमाणात्मक कथन, जो कि क्वांटिटी को बताता है, क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। ये बताता है कि वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी पूर्ति में होने वाला परिवर्तन, मतलब अगर कीमत में जितने प्रतिशत का परिवर्तन होता है उसकी तुलना में पूर्ति में जितने प्रतिशत का परिवर्तन होता है उसके अनुपात को बताता है पूर्ति की लोच। इसका मतलब होता है वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन बट्टे वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। इसको दूसरे अर्थों में लिख सकते हैं, एक और फॉर्मूले में लिख सकते हैं, जैसे मांग को लिखा जाता है, दैट इज पूर्ति की लोच बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाई पी बटे क्यू। इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। जो लोच होता है, परिवर्तन होता है, उसको अलग अलग श्रेणियों में बांट जाते हैं, जैसे पूर्णतः लोचदार पूर्ति, इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति, इकाई लोचदार पूर्ति, इकाई से कम लोचदार पूर्ति और पूर्णतः बेलोचदार पूर्ति। 5 प्रकार की स्थितियां होती हैं। इन पांचों को समझते हैं। सबसे पहले पूर्णतः लोचदार पूर्ति। पूर्णतः लोचदार पूर्ति एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर वस्तु की कीमत में बहुत कम या परिवर्तन ना होने पर भी, यानी कि वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है लेकिन इसके बावजूद भी वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन हो जाता है, तो ऐसे में जो पूर्ति लोच है कितना, दैट इज 10/0, तो कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। जब पूर्ति की लोच अनंत हो जाती है, पूरी तरीके से लोचदार हो जाती है, तो ऐसे में ये एक्स एक्सिस के समानांतर इसका ग्राफ बनता है, कीमत अपनी जगह पर, पूर्ति में परिवर्तन हो रहा है। दूसरा होता है इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति। अगर कीमत में जितना परिवर्तन हो रहा है, मान लो वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है 10%, उसकी तुलना में वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन हो रहा है 20%, मतलब 20/10 यानी कि 2। इकाई से अधिक स्थिति बोलते हैं क्योंकि यहां पर जो लोच है 1 से ज्यादा है, तो ऐसे में जो ग्राफ बनता है थोड़ा नीचे को झुका हुआ होता है, ताकि यहां पर देखिए, यहां पर ये कीमत में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, और यहां पर पूर्ति में दोनों में ही अंतर होता है, कीमत की तुलना में पूर्ति में परिवर्तन
ज़्यादा दर्शाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति। नेक्स्ट है इकाई लोचदार पूर्ति। जब वस्तु की कीमत और उसकी तुलना में होने वाला पूर्ति में परिवर्तन एक समान होता है, अगर कीमत में 10% परिवर्तन है तो ऐसे में वस्तु की पूर्ति में भी 10% का परिवर्तन होता है, दोनों समान होता है, इसलिए बोलते हैं इकाई लोचदार। और ये 45 डिग्री के एंगल में सीधी रेखा बनती है और कीमत और मांग पूर्ति में एक समान परिवर्तन को दर्शाता है। फिर है इकाई से कम, मतलब वस्तु की कीमत में अगर 10% परिवर्तन हो रहा है तो वस्तु की पूर्ति में मात्र 10 से कम 8% परिवर्तन हो रहा है, यानी कि 8/10 बराबर 0.8, मतलब लोच कितना है 1 से कम। कहने का मतलब होता है पूर्ति की तुलना में वस्तु की कीमत की तुलना में अगर पूर्ति में कम परिवर्तन होता है तो इकाई से कम लोचदार पूर्ति कहते हैं। और ये स्थिति में थोड़ा सा सीधा बनता है, कीमत में अधिक परिवर्तन और ये देखिए पूर्ति में कम परिवर्तन को दर्शा रहा है। और लास्ट स्थिति है पूर्णता बेलोचदार। पूर्णता बेलोचदार पूर्ति का मतलब होता है वस्तु की कीमत में कितना भी परिवर्तन हो जाए, कीमत यहाँ पर कीमत में वृद्धि हो गई लेकिन वस्तु की पूर्ति की मात्रा में अगर बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता है तो उसको पूर्णता बेलोचदार पूर्ति की स्थिति कहते हैं। अब ये तो हो गया पूर्ति की लोच की स्थितियां। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे? पूर्ति को कैलकुलेट करने की दो स्थितियां होती हैं, एक है प्रतिशत या अनुपातिक विधि, दूसरा होता है ग्राफिकल विधि यानी कि ज्यामिति विधि। सबसे पहला है पूर्ति की लोच की माप करने की। यहाँ पर हम दो विधि का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। पूर्ति की लोच में अनुपातिक परिवर्तन बटे वस्तु की कीमत में अनुपात। ये जो परिवर्तन करने वाले थे ये फ्लक्स के थे, आपने पढ़ा होगा फ्लक्स, मांग में फ्लक्स ने दिया था और उन्होंने फार्मूला दिया था पहला, ये प्रतिशत के अनुसार है कि वस्तु की कीमत में जितना प्रतिशत परिवर्तन होता है बटे वस्तु की कीमत में कितना, कीमत में होने वाले परिवर्तन से वस्तु की पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन को भाग कर देंगे। दूसरा, या तो उसकी जगह इस फार्मूले का प्रयोग किया जाता है। इस फार्मूले को अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। ध्यान रखिए, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी डिवाइडेड बाई क्यू अपॉन पी भी लिखा जाता है, या फिर कहीं कहीं इसको डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन डेल्टा पी भी लिखा जाता है। तीनों ही फार्मूला एक जैसा है, सेम है, कोई परिवर्तन नहीं है। मैथमेटिकल वे में इसको एक दूसरे को चेंज करके लिखा जा सकता है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, जैसे किसी वस्तु की 12 प्रति इकाई कीमत पर 500 इकाइयों की पूर्ति की जाती है, इसकी कीमत बढ़ के 15 हो जाती है, 12 से 15, तो क्या लगता है वस्तु की पूर्ति भी बढ़ जाएगी, तो पूर्ति बढ़ के 650 इकाइयां हो जाती है। तो पूर्ति की कीमत लोच की गणना कीजिए। तो यहाँ पर एक तरफ लिखिए वस्तु की कीमत, दूसरी लिखिए पूर्ति की मात्रा। कीमत जब 12 है तो पूर्ति की मात्रा कितनी है 50 इकाइयाँ, 500 सॉरी। कीमत बढ़ के कितनी हो गई 15 और पूर्ति की इकाइयाँ बढ़ के कितनी हो गई 650 यूनिट। समझ में आ गया? तो यहाँ पर फार्मूला क्या लगाएंगे, आप फार्मूला लगाएंगे पूर्ति की लोच बराबर डेल्टा क्यू अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय पी अपॉन डेल्टा पी। तो सबसे पहले मात्रा में कितना परिवर्तन हुआ 650 माइनस 500 बराबर 150। ध्यान में रखना, क्योंकि वस्तु की कीमत और पूर्ति में धनात्मक संबंध होता है, इसका आंसर हमेशा प्लस में आएगा। भले ही दोनों कम हो, भले ही दोनों बड़े, आंसर प्लस में ही आएगा। और डेल्टा पी इक्वल टू होता है 15 माइनस 12 इक्वल टू 3। तो यहाँ पर क्यू कितना हो गया 500 और यहाँ पर पी कितना हो गया 12। अब सबको इस फार्मूले में रखिए, डेल्टा क्यू इज 150 और क्यू इज 500 मल्टीप्लाई बाय पी इज 12 और डेल्टा पी इज कितना है था 3। अब भाई कैलकुलेट करो, इससे ये कट गया, ठीक है, 3 हो गया, 3 4 12, तो 15 चुके कितना आ गया 60 और ये हो गया 5 और ये हो गया 0 से 0 कट गया, 5 का 5 और बचेगा 1 5 दूरी 10, कितना आ गया 1.2 आ गया आंसर, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन ये है, किसी वस्तु की कीमत 5 प्रति इकाई से 600 इकाइयां हो जाती है, इसकी कीमत बढ़कर 6 प्रति इकाई हो जाती है, तो पूर्ति की मात्रा में 25% वृद्धि हो जाती है। पूर्ति की कीमत की लोच देखिए प्रतिशत में है, इसको कैलकुलेट करने के लिए या तो कीमत को भी प्रतिशत में बदल लो या फिर मात्रा को जो यूनिट बदल लो। आसान क्या रहेगा, देखिए कीमत में कितना परिवर्तन हुआ 6 से 5 यानी कि 1 रुपए का, तो इसको प्रतिशत में बदल लेते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई पुरानी कीमत कितना है 5, ये हो गया 5 × 20 यानी कि 20% का कीमत में परिवर्तन हुआ। और वस्तु की पूर्ति में कितना परिवर्तन हुआ 25%।
इसका मतलब इलास्टिसिटी पूर्ति की लोच कितनी होगी कि वस्तु की पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन बट्टे वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन हो रहा है 25, कीमत में हो रहा है 20, तो 20 से भाग कर दो, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, यानी कि 1.5, जो कि कौन सा है, इकाई से अधिक लोचदार पूर्ति है। तो ये था कंप्लीट पूर्ति का कॉन्सेप्ट। कोई भी डाउट लगता है, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत हो रही है तो बेझिझक बेधड़क कमेंट बॉक्स में बताइए, कुछ भी अपने पूछना है किसी भी तरीके का। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय फरमाता हूँ आप लोगों को। शेयर करना मत भूलिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे।